पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यांग दियान मोलिन के साथ मिलकर चू फेंग के किंगलोंग सेट को बर्बाद करने की कोशिश में लगा होता है। उसने कई सारे बंदे भेज दिए थे किंगलोंग सेट के अंदर ताकि वो लोग उसको जाकर खत्म कर सके, लेकिन वो ये कर पाते कि इससे पहले चू फेंग वहां पर आकर पहुंच चुका था और जितने भी दुश्मन वगैरह आए हुए थे वो उन सभी की वाट लगा देता है। बड़े बेरहमी से वो उनको जान से मार चुका था। इसके बाद वो चला जाता है फेंग यान को बचाने के लिए, क्योंकि उसको भी वहां पर यांग दियान और मोलिन ने मिलकर बंदी बनाया हुआ था। तो चू फेंग वहां पर आने के बाद फेंग यान को बचाता है और उसके बाद तो वो मोलिन और यांग दियान के साथ बढ़िया वाली फाइट करता है। लेकिन यांग दियान इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि जो चू फेंग ने मेरी और मेरे सेक्ट की बेइज्जती की है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन चू फेंग भागते हुए एक वैली के अंदर आकर फंस जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी वैली का सीन देखते हैं जहाँ पर चू फेंग फंसा हुआ था। इस वैली के अंदर एक घर होता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। उसका नाम होता है जियांग और वो अपने सामने बैठे हुए बंदे जो कि एक प्रिंस लग रहा था और उसका नाम वू शेंग था, उससे कहने लग जाता है कि प्रिंस, आपने तो कई सारे सिपाहियों को भेजा है वैली के अंदर। मुझे लगता है कि आप जो मैटर चल रहा है ना हमारा, उसको सॉल्व करने के लिए उन लोगों को वहां भेजे होंगे। ये प्रिंस जो था असल में जियांग डायनेस्टी का ही प्रिंस था और इसका कल्टीवेशन है मार्शल रैल्म के 9th लेवल पर। तो प्रिंस वू शेंग भी कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इसी के लिए तो सिपाहियों को भेजा है। दूसरी तरफ हम मोलिन को देखते हैं जिसको यहाँ पर सजा दी जा रही थी क्योंकि उसने इमॉर्टल टॉम के बारे में सीक्रेट रखा सभी से। उसके बेटे ने इतने सारे अपराध किए लेकिन उसको कभी सजा नहीं दी गई मोलिन की वजह से। इस वजह से मोलिन को यहाँ पर गलती ठहराया जाता है और उसको अब सजा होने वाली थी। और ये सजा सुनाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस वू शेंग ही था, क्योंकि जियांग डायनेस्टी जो है वो एक इंपीरियल क्लान है और इंपीरियल क्लान के अंदर ही ये जो मैनर आता है जहाँ का ये मोलिन मास्टर हुआ करता था ना, ये भी उसके अंडर में ही आता है। तो इस मैनर के ऊपर भी जो राज चलता है असल में उसी प्रिंस का। तो उसकी बात मैनर वाले सभी बंदों को माननी पड़ती है, लेकिन मोलिन जो था वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, मरूंगा तो मैं तुझे ही पहले मार डालूंगा। तो वो तुरंत चला जाता है उस वू शेंग के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन वू शेंग का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। वू शेंग उसको बहुत मारता है, वो ढंग से अटैक भी नहीं करता, बस खड़ा ही कह रहता है कि उसका ऑरा, उसकी पावर इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि मोलिन यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाता और वो 2 उंगली से यहाँ पर मोलिन की धज्जियां उड़ा कर रख चुका था। मानना पड़ेगा ये प्रिंस तो बड़ा कमाल का और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। वो यहाँ पर मोलिन को मार मार कर उसको अधमरा कर देता है। इसके बाद प्रिंस जो था वो उसी ओल्ड मैन जियांग से कह रहा होता है कि चलो मोलिन का तो ठिकाना लग गया, अब बारी है यांग दियान की। जिस तरह से मोलिन का गेम बजाया है यांग दियान का भी मैं उसी तरह से गेम बजाने वाला हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा बदमाश हो चुका है आजकल। वैसे मैं सेक्ट वगैरह के मामले में जल्दी पड़ता नहीं हूँ, लेकिन इस यांग दियान ने मोलिन के साथ जो मिलकर घटिया हरकत की है ना, इसलिए उसको सजा मिलनी ही चाहिए, जो कि मैं देकर रहूंगा। तो ओल्ड मैन जियांग प्रिंस से कहता है कि देखिए, वो यांग दियान जो है ना अपने सेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है, लोग तो उसके सेक्ट से डरते हैं। मुझे लगता है कि यांग दियान के पास उतनी पावर होगी, लेकिन उसके पास कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसके सेक्ट को प्रोटेक्ट करता होगा, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा। इस वजह से तो यांग दियान इतना ज्यादा उछलता है। तो अगर आप यांग दियान से पंगा लेने जा रहे हैं ना, तो मेरी तो सलाह रहेगी कि थोड़ा सा संभाल कर जाना, कहीं ये चीज हम बिना तैयारी के साथ जाए और हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। ऊपर से वो जो डिवाइन बॉडी है वो भी अभी तक हमें नहीं मिली। अगर मिल जाती तो हमारे पास थोड़ा चांस होता कि आने वाली सारी सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर दुखा एक सेक्ट की बात है, लेकिन हमारा पूरा जो 9 प्रोविंस है ना, उसमें हर जगह उथल पुथल मची हुई है। जब तक अगर इसकी उथल पुथल को नहीं ठीक किया जाएगा तब तक हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे। और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हर चीज को हैंडल कर सके। थोड़ी सी पॉलिटिक्स वाली बात चल रही थी, लेकिन क्या थी वो आगे चलकर हमें क्लियर होता जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ओल्ड मैन जियांग से कहता है कि आपने फेंग यान और चू फेंग को बचाया था ना उस वैली के अंदर से, वरना तो वहाँ पर मर गए होते। तो मुझे उनसे बात करनी है, उनसे मिलना है। आपने कहाँ रखा है उन दोनों को? वो चू फेंग मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक बार उससे मिलूंगा। इसका मतलब कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था ना कि कोई बंदा आया था चू फेंग और फेंग यान के सामने, तो वो कोई और नहीं बल्कि अंकल ओल्ड मैन जो जियांग है ना, वही था। फ्रेंड्स कहने लग जाते कि मैंने तो चू फेंग के बारे में बहुत सुना है, क्योंकि अभी जो 100 सेक्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, उसमें बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया था उसने और सारे के सारे लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से वाट लगाई उनकी उसने। बंदा बड़ा कमाल का है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो ओल्ड मैन जियांग भी कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, मैं जिसके बारे में कह रहा था ना कि कोई ऐसी चीज हमें चाहिए जो 9 प्रोविंस के उथल पुथल को ठीक कर सकती है, तो मुझे लगता है कि वो चीज चू फेंग ही हो सकता है। हमें उस पर अच्छे से नजर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ हम चू फेंग को देखते हैं, वो जो मोलिन था ना उसके ठिकाने पर आया होता है और यहाँ पर वो घुसकर जितने भी मोलिन के ट्रेजर वगैरह थे वो उन सभी को लूटने की कोशिश कर रहा था। वो ट्रेजर भी लूटता है और यहीं पे बैठकर वो अपनी कल्टीवेशन करने लग जाता है। अब मोलिन और यांग दियान की वजह से उसको इतनी परेशानी हुई है, तो कुछ फायदा उठाएगा। तो वो यहाँ पे सारे ट्रेजर यूज करते हुए अपना ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था। चू फेंग अपने मन में कह रहा था कि वो तो भला हो उस ओल्ड मैन जियांग का जो उन्होंने सही टाइम में मुझे बचाया और यहाँ पर लाकर रख दिया। यहाँ पर तो ट्रेजर की भरमार है, मैं आसानी से लग रहा है कि अभी अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। चू फेंग जैसे थोड़ी सी मेहनत करता है वो सच में अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है और अब वो मार्शल रैंक के 7th लेवल पे पहुंच चुका था। जिस प्रिंस को हमने देखा वो थोड़ा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चू फेंग भी कम नहीं था, वो भी उसके आसपास कहीं स्ट्रॉन्ग कहलाया जाएगा।
तो जैसे चूफेंग का यहाँ पर ब्रेक थ्रू हुआ था ना, उसकी पावर की वजह से वो जो क्वीन होती है उसकी भी पावर इंक्रीज हो जाती है। वो तो असल में एक स्पिरिट थी असुरा रैल्म की, जो कि बहुत ज्यादा टॉप का होता है। लेकिन अगर एक हिसाब से पावर के हिसाब से देखा जाए तो चूफेंग का जो लेवल रहेगा ना, सेम उतनी ही पावर इस क्वीन के पास भी होगी। मतलब वो भी आसानी से मार्शल रैल्म के 7th लेवल की पावर को यूज कर सकती है, जो कि उसके लिए बोनस होगा। वो अपने असुरा रैल्म के स्पिरिट की पावर तो यूज ही कर पाएगी, साथ ही साथ चूफेंग की कल्टीवेशन पावर को भी वो यूज कर सकती है। तो क्वीन यहाँ पर जब चेक करी थी तो चूफेंग से कहती कि चूफेंग, मुझे लगता है ना कोई तो कोई यहाँ मौजूद है जो बहुत सारे ऑरा को ना कलेक्ट कर रहा है, तभी हम ज्यादा ऑरा ढूंढ नहीं पा रहे। तो देखो कि कौन वो बंदा है जो यहाँ के सारे ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो मैं उसको रोकना होगा। और जो ऑरा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये तरीका बिल्कुल फॉरबिडन ब्लड आर्ट की तरह है। जैसे कि आयुन प्रैक्टिस करता था ना ब्लड वाली पावर, उसी तरह की पावर का यूज करते हुए यहाँ के सारे ऑरा को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। तो जैसे चूफेंग यहाँ इस हॉल के अंदर अच्छे से चेक करता है ना, उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल पोजेस लग रहे हैं, और वो डिमोनिक पावर जो थी ब्लड वाली उससे ही पोजेस थे, और यहाँ के बाकी डिसेबल को मार मार कर उनका ऑरा कलेक्ट करते जा रहे थे। चूफेंग देखकर हैरान रह चुका था कि असल में यहाँ पर चल कर रहा है, ये लोग तो अपने ही एक दूसरे साथी को मार रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे इतना डीमन जैसे कैसे बन गए, क्या हुआ इनके साथ? तो चूफेंग तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और जितने भी लोग वो डिमोनिक जैसे दिख रहे थे ना, उन सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो एक के बाद एक करते हुए अपनी स्वॉर्ड चलाता है और जितने भी डिमोनिक वाले थे सभी को काटता जाता है। उसने कुछ टाइम के अंदर सारे लोगों की लाशें बिछा कर रख दी थी, कोई भी चूफेंग के सामने टिक ही नहीं पाता। लेकिन जितने को वो मारता उतनी ज्यादा वो डिमोनिक कल्टीवेटर आते ही जाते हैं। पूरी तरह से चूफेंग यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर के बीच में भर चुका था। वो सभी पूरी तरह से उसको घेर लेते हैं, लेकिन चूफेंग रुकने वाला नहीं था। चूफेंग तुरंत यहाँ पर वो जो क्वीन होती है उसकी पावर को अपने साथ मर्ज करता है। उसके पास विंग्स आ चुके थे और अब वो तैयार था सभी डिमोनिक कल्टीवेटर की वाट लगाने के लिए। वो एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे कल्टीवेटर की पावर को एब्सॉर्ब करने लग जाता है। जो डिमोनिक पावर वाले थे ना, वो उन सभी को खुद में डिवोर करता जा रहा था। चूफेंग उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बाकी डिसेबल को डिवोर कर रहे हो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में डिवोर कैसे किया जाता है। तुम लोगों को ही डिवोर करके मैं तरीका बताऊंगा। तो जैसे इतने सारे डिमोनिक कल्टीवेटर को चूफेंग ने डिवोर किया था ना, उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इससे चूफेंग का दो फायदा हुआ, एक तो उसकी पावर इंक्रीज हुई और साथ ही साथ जितने भी डिमोनिक कल्टीवेटर थे वो सारे के सारे मारे गए। चूफेंग का तो काम आसान हो गया था, इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। पर तब उसको नजर आता है कि कोने में एक और डिमोनिक कल्टीवेटर है जो एक लड़की की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता जा रहा है और उसने एब्सॉर्ब करके उस लड़की की जान ले ली है। तो ये देखकर चूफेंग को काफी बुरा लगता है कि यार एक तो बची गया जिसने अभी एक लड़की को मार डाला। तो वो तुरंत चला जाता है उस बचे हुए बंदे के साथ फाइट करने के लिए। पर जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि और भी कई सारे लोग हैं जो छुपे हुए थे और ये सारे के सारे डिमोनिक पावर वाले थे। तो यहाँ पर चूफेंग अपना रूथलेस अवतार धारण कर लेता है। जैसे कि वालिन उस हॉल के अंदर गया था ना जहाँ पर लोगों को मारकर उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज होती है, तो चूफेंग भी यही काम करने में लगा हुआ था। वो भी एक के बाद एक करते हुए सारे लोगों को मार रहा होता है ताकि सभी की पावर को एब्सॉर्ब करते हुए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। चूफेंग बिल्कुल रूथलेस बन चुका था। वो इतना ज्यादा डेंजरस दिख रहा होता है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। चूफेंग कहता है कि जो भी एक दूसरे के साथ ही नुकसान पहुंचाते हुए उनको गलत तरीके से फंसा कर मार कर अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने वालों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। ऐसे सभी लोगों को मैं डिवोर कर जाऊंगा। आज समझो तुम लोग कि मैं हेवन की तरफ से आया हुआ बंदा हूँ जो कि इंसाफ दिलाने के लिए आया हुआ है। वो यहाँ पर जितने भी लोग थे कम से कम वो भी 200-300 लोगों को एक पल के अंदर मार चुका था। पूरा हॉल नहीं बल्कि खून का दरिया बन जाता। इतना ज्यादा वहां पर खून बहने लग गया था जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और सभी लोगों की वाट लगाने के बाद, अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के बाद, अपना ब्रेक थ्रू करने के बाद शान के साथ चूफेंग हॉल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। तो जैसे जितनी भी डिमोनिक पावर को चूफेंग ने अब्सॉर्ब किया था अपने अंदर, वो सारी पावर को खा जाती है वो क्वीन और कहने लग जाती है कि यार ये लोग थे तो अच्छे, डिमोनिक पावर थी इनके पास, लेकिन लगता है कि इनका टेस्ट उतना कमाल का नहीं था, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई, कुछ ज्यादा ही मैंने डिमोनिक ऑरा आज खा लिया है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर कांड तो हमने कर दिया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब यांग त्यान देखेगा कि इतने सारे उसके बंदों को मार दिया गया। वो तो बिल्कुल बौखला जाएगा। वो बेचारा सोच रहा होगा कि अब तक के हम लोग मर गए होंगे, लेकिन उसको क्या पता कि हमने तो उसकी ही बर्बादी यहाँ पर लिख दी है। तो चूफेंग भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बड़ा मजा है आज तो यहाँ पर यांग त्यान की धज्जियां उड़ा कर। लेकिन ये तो एक छोटा सा खतरा था, आगे और भी कई सारे खतरे आ सकते हैं, इसके लिए मुझे तैयार होना होगा। वो घोस्ट मास कह रहा था ना किसी टूम के बारे में, तो एक काम करते हैं वहां पर चलते हैं, क्या पता उस टूम के अंदर से कुछ हमें ऐसा मिल जाए जो मेरी कल्टीवेशन को और ज्यादा पीक पर ले जाए। एक बार वहां जाकर मैं कुछ सीक्रेट आर्ट वगैरह वहां से ले लूँ ना, तो उसके बाद मैं वापस अपने किंगलॉन्ग सेक्ट के अंदर पहुंच जाऊंगा और फिर आराम से अपनी कल्टीवेशन करते हुए अपना एक बार फिर ब्रेक थ्रू करूंगा। दूसरी तरफ हम सूरू और सोमी को देखते हैं। वो लोग ना एक तालाब के पास आए थे जो कि स्पिरिट एसेंस पूल होता है, यानी कि इस तालाब का जो पानी है ना वो स्पिरिट एसेंस से भरा हुआ है। यहाँ पर बैठकर अगर थोड़ा नहाया जाए तो इससे कल्टीवेशन पावर इंक्रीज होती है, इंसान रिकवर होता है और वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो यही काम करने के लिए यहाँ पर सुमी और सूरू दोनों आए हुए थे और दोनों यहाँ पर नहा रहे थे ताकि वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि घोस्ट मास से फाइट करने के दौरान उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई थी, तो वो अपने आप को रिकवर करने में लगे हुए थे। सुमी तो अपनी बड़ी बहन से कहना चाहती कि चूफेंग कितना बुरा है ना, वो हमें ऐसे छोड़कर चला गया, एक प्यार भरे शब्द भी नहीं कहे उसने, और चला गया अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। उसको हमसे ज्यादा तो कल्टीवेशन और बदला लेने में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो सूरू
सुरु कहती कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन यही तो उसकी खासियत है। अगर चूफेंग ऐसी हरकत ना करता, वो खुद के बदले के ऊपर ध्यान नहीं देता, तो अभी तक के उसकी और हमारी सबकी जान चली गई होती। चूफेंग की यही खासियत उसको सबसे अलग बनाती है। आज तो सही टाइम पर उसने आकर हमें बचा लिया, लेकिन हम भी ऐसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। कभी ऐसी जरूरत आ सकती है कि हमें भी चूफेंग का साथ देना होगा, तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि जब ऐसा दिन आए ना, तो चूफेंग का हम साथ दे पाए और उसके कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रह पाए। तो सुमी कहती कि बड़ी बहन, आप बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी कर रही हो, लेकिन मुझे पता है कि आप भी बहुत ज्यादा मिस कर रही होगी चूफेंग को। सही कह रही हो ना मैं? तुम्हें भी याद आ रही है ना चूफेंग की? तो सुरु कहती कि अरे बकवास बातें बंद करो, ऐसी बकवास बातें क्यों करती हो, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी। लेकिन सुमी कहती कि नहीं, मुझे सब पता है, आप उसको याद करियो, क्योंकि मैं भी तो उसको कितना याद कर रही हूँ। काश वो हमारे साथ यहाँ पर होता तो कितना अच्छा रहता। एक काम करते हैं, यहाँ से हम कुछ खास चीज ले जाते हैं चूफेंग के लिए, ताकि उसको गिफ्ट दे सके। यहाँ पर तो और भी कई सारी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, तो उसके लिए गिफ्ट लेना तो बनता है। दूसरी तरफ हम चूफेंग को देखते हैं, जो कि अपने किंगलोंग सेट के एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर आ चुका था। यहाँ पर ना उसके एक एंसेस्टर होते हैं, उनको एक क्रिस्टल के अंदर रखा गया था। तो चूफेंग यहाँ पर आने के बाद अपने एंसेस्टर से कहना चाहते कि एंसेस्टर मुझे माफ कर दिए, आज मेरी वजह से ना किंगलोंग सेट के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और दुश्मनों ने यहाँ आकर हमला शुरू कर दिया। सिचुएशन मैंने हैंडल तो कर ली, लेकिन हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो एंसेस्टर कहते कि तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जो तुमने किया वो बहुत सही था। और वैसे भी जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो तो सिर्फ चंद % हिस्सा था हमारे किंगलोंग सेट का, लेकिन हमारा किंगलोंग सेट अभी बहुत बाकी है, जिसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम अच्छे से करोगे। ऊपर से तुम यहाँ पर यांतियान के सेट को भी लूट कर उसका सारा का सारा ट्रेजर यहाँ ले आए हो, जो कि हमारे सेट को और ज्यादा मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। तो फिर तुम क्यों उदास हो रहे हो? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारा सेट पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। जितनी भी तकलीफें, जितनी भी परेशानियां उठानी पड़ी है, सब खत्म हो जाएंगे, वो भी तुम्हारी वजह से। तो चूफेंग कहता है कि मुझे आपको एक बात बतानी है। जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना, तो आने से पहले मैं एक टोम के अंदर गया था और वहां से मुझे एक सीक्रेट टेक्निक मिली है। ऐसा लगता है कि चूफेंग उस टोम के अंदर जा चुका है, जिसके बारे में घोस्ट मास्क ने उसको बताया था, और वहां से उसको एक टेक्निक मिली। तो चूफेंग अपने एंसेस्टर से कहता है कि टेक्निक तो मुझे मिल गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो टेक्निक है कैसी, मैं उसको कल्टीवेट ही नहीं कर पा रहा। तो एंसेस्टर कहते हैं कि जो तुम टेक्निक लेकर आया हो ना, वो एक खास तरह की टेक्निक है, जो कि कॉम्बिनेशन है डिफेंस और इल्यूजन का। एक बार तुमने इसको अच्छे से मास्टर कर लिया, तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन को इंप्रूव करने में और ज्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में अच्छे से हेल्प करेगी। तो क्वीन जो होती है वो चूफेंग से कहना चाहती है कि चूफेंग, जिस जगह पे तुम अभी एंसेस्टर हॉल के अंदर मौजूद हो ना, ये भी तो एक टोम का एंट्रेंस ही है ना, तो यहाँ पर भी तो कोई सीक्रेट आर्ट हो सकता है। तो अपने एंसेस्टर से मांगो कि यहाँ पर कौन सा सीक्रेट आर्ट है, क्या पता वो भी तुम्हारी हेल्प कर दे। तो चूफेंग झिझकते हुए से ही अपने एंसेस्टर से कहते हैं कि एंसेस्टर देखिए, सारे टोम के अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट होते हैं, कोई टेक्निक होती है, तो यहाँ पर भी कोई सीक्रेट या टेक्निक मौजूद है क्या? मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ ये। तो एंसेस्टर कहते हैं कि मुझे पता है तुम क्या पूछ रहे हो, कि मेरे पास कोई कमाल की टेक्निक तुम्हें देने के लिए या फिर यहाँ पर कोई सीक्रेट तुम्हें देने के लिए है भी या फिर नहीं है। अभी तो तुम सिर्फ मार्शल रैम के 7th स्टेज पर ही मौजूद हो, लेकिन अभी तक तुमने यहाँ 2 एक डिवाइन लेवल की टेक्निक को हासिल करके रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उसको ही, तो मेरे ख्याल से अभी सही टाइम नहीं आया है तुम्हें मेरी वाली सीक्रेट टेक्निक देने का। जब सही टाइम आएगा ना, तो मैं खुद तुम्हें वो दे दूंगा। लेकिन हाँ, वो सीक्रेट टेक्निक छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरी टेक्निक है जो तुम्हारे जरूर काम आएगी, और तुम उसको अभी कल्टीवेट भी कर सकते हो। टेक्निक का नाम था 9 हेवेंस ड्रैगन ग्लाइड टेक्निक, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आर्ट होता है। मतलब इसको कल्टीवेट करने के बाद एक कल्टीवेटर की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, मतलब बिजली की रफ्तार के साथ वो इधर उधर जा सकता है। इस टेक्निक को एंसेस्टर ने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया था। एंसेस्टर बताते हैं कि बहुत टाइम पहले ना आसमान से 3 हेवनली पोल्स बाहर निकले थे, जिनके अंदर अलग अलग एलिमेंट की पावर थी। तो मैंने उनमें से 2 एलिमेंट वाले हेवनली पोल को अपने पास रख लिया था, एक था आइस वाला और एक था फायर वाला। और तुम्हें पता है, इस टेक्निक के अंदर मैंने उन्हीं दोनों एलिमेंट के हेवनली पोल को मर्ज करके इस टेक्निक को तैयार किया है। इसकी वजह से जब तुम अटैक करने जाओगे, तो तुम्हारा अटैक भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो कि आइस और फायर की पावर से बना होगा। तुम्हारी स्पीड भी अपने फुल स्ट्रेंथ पे चली जाएगी। तो चूफेंग उसी टेक्निक को वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ चुका था। जैसे वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है, वहां पर उसके अज़ूर ड्रैगन की जो स्पिरिट होती है वो भी आकर पहुंच जाती है। चूफेंग यहाँ पर काफी मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद वो उस टेक्निक को कल्टीवेट करने में, उसको पूरी तरह से मास्टर करने में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने इस टेक्निक को अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है। जैसे ये टेक्निक चूफेंग ने कल्टीवेट की थी, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। वो तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि चूफेंग उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। तो क्वीन चूफेंग से बताने लग जाती है कि चूफेंग, तुम्हारा जो इनर कोर है ना, वो अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है। तुम्हारी टेक्निक की वजह से उसको पावर मिली, इस वजह से वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो इस मौके को जाने मत दो, अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा फास्ट करो, ताकि तुम्हारा इनर कोर जो है ना, वो अपने पीक पर चला जाए। तो चूफेंग अपने इनर कोर वाले स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। ये जो जगह थी, यहाँ पर उसका इनर कोर था, मतलब कल्टीवेशन का जो कोर होता है ना, वो यहाँ पर मौजूद था। और यहाँ पर आने के बाद जैसे चूफेंग पहुंचा था, उसके सामने एक ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है, जो कि उसके ऊपर हमला करने को तैयार थी। ये स्पिरिट ना बिल्कुल बौखलाई हुई थी, जो उसके पूरे कोर वाले वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में लगी थी। यही ड्रैगन होता है जिसको यहाँ पर चूफेंग को कल्टीवेट करना है, उसको अच्छे से रिफाइन करना है, ताकि वो अपने कोर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। वो उस ड्रैगन से कहता है कि यार ड्रैगन क्या कर रहा है, थोड़ा सा शांत हो जा, एक बार तुझे रिफाइन
कर लो, उसके बाद मेरा कोर पूरा हो जाएगा, उसके बाद तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकता है, लेकिन अभी तो तोड़फोड़ मत मचा। चू फेंग यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करता है उस ड्रैगन को शांत करने की, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। तो काफी देर की कोशिश के बाद चू फेंग जब थक जाता है तो वो तुरंत सीधा अपने असुरा गॉड की पावर को यूज करता है और उसको यूज करने के बाद वो सीधा अटैक देकर मार देता है उसी ड्रैगन के ऊपर। और अटैक देकर मारने के बाद वो उसको रिफाइन करने में लगा हुआ था। वो ड्रैगन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता असुरा गॉड की पावर की वजह से। और अब यहाँ पर चू फेंग उस ड्रैगन को कंट्रोल कर पा रहा था। वो उसको अपने कोर के साथ मर्ज करने लगता है, जिससे होता ही है कि चू फेंग का जो कोर था ना अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि उस ड्रैगन की पूरी तरह से पावर मर्ज हो चुकी थी चू फेंग के कोर के साथ। और इस वजह से चू फेंग को बहुत अच्छा महसूस होता है। इसके बाद चू फेंग को वो जो दोनों हेवनली पर्ल मिले थे उसकी भी पावर को वो अपने साथ कल्टीवेट करने में लगा देता है, ताकि हेवनली पर्ल की आइस और फायर की पावर भी उसके साथ शामिल हो जाए। चू फेंग को यहाँ पर कल्टीवेशन करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सबसे ज्यादा उसको टफ लगता है वही हेवनली पर्ल को अपने साथ मर्ज करना। तो चू फेंग यहाँ पर खूब मेहनत करता है, पूरी जान तोड़ वो मेहनत करता है और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो चुका था। उसने हेवनली पर्ल को भी अपने साथ मर्ज कर लिया। जो जिस देखकर चू फेंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि फाइनली आखिरकार मैं इसमें कामयाब रहा, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन चू फेंग की खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती, क्योंकि तभी वहां पर वो जो हेवनली पर्ल थे एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो यहाँ पर दोनों आपस में मर्ज होते हुए चू फेंग के ऊपर ही अटैक करने लग गए थे, क्योंकि इनको रिफाइन करना, इनको कंट्रोल में लेना इतना आसान काम नहीं है। वो दोनों के दोनों हेवनली पर्ल चू फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चू फेंग पूरी तरह से अपनी ताकत लगाता है ताकि किसी भी तरह से वो दोनों हेवनली पर्ल को शांत कर सके। लेकिन वो दोनों पर्ल तो सीधा चू फेंग के कोर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो चू फेंग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो पर्ल चू फेंग को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, जो कि चू फेंग कभी होने नहीं देगा, वरना इससे तो वो अपने ऊपर ही कंट्रोल खो देगा। चू फेंग तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है और अपने इनर कोर को बचाने की कोशिश में लगा था। वहां पर क्वीन भी कहने लग जाती है कि क्वीन बताती है चू फेंग से कि चू फेंग तुम्हें ये करने से रोकना होगा, अगर उन्होंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया ना तो फिर समझो कि तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना मेरे अलावा कोई भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। तो क्वीन तुरंत यहाँ पर बीच में आती है और अपनी पावर को वो एक्टिवेट करने लग गई थी। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करती है उसके बाद तो वो सीधा हेवनली पर्ल के ऊपर अटैक देकर मारने लग गई थी, क्योंकि चू फेंग की बॉडी के अंदर वो क्वीन रहती है ना, तो यहीं पर आ चुके थे वो दोनों के दोनों हेवनली पर्ल जो उसके ऊपर भी अटैक करने वाले थे। लेकिन क्वीन की अटैक लगने की वजह से हेवनली पर्ल थोड़े से कमजोर होने लगते हैं और जितना वो कमजोर होते हैं उतना ही यहाँ पर वो चू फेंग के ऊपर अटैक करने लग गए थे, क्योंकि क्वीन का मुकाबला करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन चू फेंग को वो आसानी से टक्कर दे पा रहे थे। तो चू फेंग तुरंत यहाँ पर अपनी टर्टल स्पिरिट को समन कर लेता है। जैसे उसके पास टाइगर स्पिरिट है ना, वैसे एक टर्टल स्पिरिट भी है जिसको भी उसने काफी टाइम पहले कल्टीवेट किया हुआ था। तो यहाँ पर ये करने के बाद थोड़ा ही सही, लेकिन चू फेंग हेवनली पर्ल को कंट्रोल कर पा रहा था, तब तक कि वहां पर वो सूरो और सूमी भी आकर पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं चू फेंग को हेवनली पर्ल के साथ मुकाबला करते हुए तो वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि चू फेंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सूमी और सूरो यहाँ पर आते हैं चू फेंग उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से, सिचुएशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तब तक कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो दोनों के दोनों हेवनली पर्ल अब चू फेंग को छोड़कर सूरो और सूमी की तरफ ही बढ़ने लग गए थे। चू फेंग उस हेवनली पर्ल को रोकने की कोशिश करता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम इन दोनों के बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन देर हो चुकी थी। उन दोनों के दोनों हेवनली पर्ल ने सूरो और सूमी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। वो उसके ऊपर ही अटैक देकर मार देते हैं, जिसमें से आइस वाला पर्ल गया था सूरो के अंदर और फायर वाला गया था सूमी के अंदर। इस वजह से दोनों वहां पर बेहोश हो चुके थे। चू फेंग जल्दी से अपनी पावर का यूज करता है और उनके अंदर से वो हेवनली पर्ल बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले कुछ कर ही नहीं पाता। वो यहाँ पर होश में भी नहीं ला पा रहा था उन लोगों को। तो चू फेंग क्वीन से कहता है कि क्वीन ये क्या हुआ, मैं इनको कैसे ठीक कर सकता हूँ, ये लोग तो बिना मतलब के यहाँ आकर फंस गए। वो हेवनली पर्ल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उनको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। तो क्वीन भी कह दी कि चू फेंग अभी जितनी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है ना उसके हिसाब से तुम इनको इस तरह से नहीं बचा सकते, बड़ी मुश्किल से तो तुमने अपने आप को बचाया, वरना तुम्हारी भी जान इसी तरह से चली जाती। सूरू और सूमी हल्का हल्का होश में आते हैं और चू फेंग से कहते हैं कि चू फेंग तुम यहाँ से जाओ, हमें लगता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन हमें कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए भागो तुम यहाँ से। और चू फेंग रुकने वाला नहीं था। वो हेवनली पर्ल से कहता है कि हेवनली पर्ल तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने इन दोनों को पोजेस कर लिया, बाहर निकल कर आगे तेरे अंदर हिम्मत है तो। और तभी भागते हुए वहां पर एंसेस्टर आते हैं जो सबसे पहले चू फेंग को वहां से साइड करते हैं और उसके बाद वो तुरंत ही सूरो और सूमी के ऊपर एक सील लगा देते हैं। एंसेस्टर भी देखकर हैरान रह चुके थे कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि अभी तक के ये दोनों के दोनों हेवनली पर्ल एक्टिव थे। जहां तक कि मेरा ख्याल जा रहा था मैंने तो इन दोनों को बिल्कुल सील करके टेक्निक के अंदर डाल दिया था, जो टेक्निक मैंने चू फेंग को दी थी, और ये टेक्निक में से ऐसे बाहर निकल कर आ जाएंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और इन दोनों ने तो यहाँ पर सूरो और सूमी को पोसेस कर लिया। एंसेस्टर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए सूरो और सूमी के ऊपर ना एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा चुके थे ताकि उनकी जान ना चली जाए, वरना तो वो हेवनली पर्ल उनको जान से ही मार डालता। चू फेंग एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर अब क्या होगा इनके साथ, मैं इनको
कैसे बचा सकता हूँ। तो चूफेंग कहता है कि देखो तुम ना अभी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर मैंने सील लगाकर इन दोनों की जान तो बचा ली है, अब हेवनली पल्स सप्रेस हो चुके हैं, यानी कि मैंने इनको ना सुरु और सुमी की बॉडी के अंदर दबा कर रख दिया, वो उसके अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगे, वरना ऐसे छोड़ देता तो वो बॉडी पे कब्जा करके उन दोनों की जान ले लेते। लेकिन मैं ना जितनी मेरी पावर है उसके हिसाब से सिर्फ 1 साल के लिए इन दोनों को सप्रेस कर सकता हूँ। 1 साल तक के अगर हमने कोई तरीका नहीं ढूंढा ना तो अगला साल पूरा होते होते ही वो हेवनली पल वापस से दोनों की दोनों को मार डालेंगे। लेकिन हाँ, अगर इनको तुम्हें बचाना है ना तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वॉयलेट कलर के रोब के जो स्पिरिटिस्ट होंगे ना उनको ढूंढना, क्योंकि वॉयलेट रोब स्पिरिटिस्ट के पास ही वो पावर होती है कि वो हेवनली पल को आसानी से सप्रेस कर सकते हैं। तो चूफेंग क्वीन से कहता है कि क्वीन देखो, मुझे किसी वॉयलेट रोब स्पिरिटिस्ट को नहीं ढूंढना है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि क्या मैं मेहनत करके 1 साल के अंदर वॉयलेट रोब स्पिरिटिस्ट बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद बचाना है यहाँ पर सुमी और सुरु को, क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से इतनी बुरी सिचुएशन में फंसे हैं, तो मैं ही इनको बचाऊंगा। क्वीन कहती है कि तुम यहाँ पर ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट तो बन गए, लेकिन वॉयलेट बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर, ये शायद ही करना पॉसिबल है। तो चूफेंग कहता है कि मुझे ना घोस्ट टावर के अंदर जाना चाहिए, जहाँ पिछले सीजन में मैं गया था और वहाँ पर एक मंकी मुझे मिला था, तो हो सकता है कि इस बार वो मंकी फिर से मेरी हेल्प कर दे वॉयलेट रोब स्पिरिटिस्ट मुझे बनने में, क्योंकि उसने कहा था कि अगर एक बार चूफेंग ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बन जाता है ना तो उसके बाद उसकी हेल्प से वो मंकी की जो स्पिरिट है वो घोस्ट टावर से बाहर निकल कर आ जाएगी, और साथ ही साथ वो तुम्हें डीमन माउंटेन के जितनी भी ट्रेजर वगैरह है ना वो सब तुम्हें अचीव करने में हेल्प करेगा अगर तुमने उसका साथ दिया तो मुझे लगता है कि वो डीमन माउंटेन तुम्हें जाना चाहिए, वहां पर जाकर तुम्हारे पास चांस होगा वॉयलेट रोब स्पिरिटिस्ट बनने का। तो चूफेंग वहीं जाने के लिए निकल चुका था, लेकिन क्या चूफेंग वॉयलेट रोब स्पिरिटिस्ट बनकर सुरु और सुमी को बचा पाएगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।